हर एक नए लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हर प्रकार से तैयार होना पड़ता है। एक नई एनर्जी चाहिए होती है। ये दिमाग पर ये बातें लेनी होती है कि किस तरह से टॉपिक को बताया जाए कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इसे अट्रैक्टिव मोड में आकर के उसे ये प्यारा सा लगे और लुभावना लगे, पर और उसको वो देखे, उसको सीखे। पर एक बात है कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम लोगों को फैक्ट तो डालना ही पड़ेगा। और ये तो एक दिन की बात है नहीं, एक लेक्चर की बात है नहीं कि आज ये बहुत अच्छा लग गया। आपके घर में खाना बनता है, आपकी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो अपने प्रयास से अच्छा खाना बनाना चाहती है। पर ऐसा होता है कभी कि सब दिन खाना जो है सो बहुत टेस्टी ही आपका बने। कभी कभी लगता है कि नहीं, बहुत कुछ करने के बाद भी तो खाना में वो टेस्ट नहीं है जो कल था। मम्मी, कल का जो खाना था वो वैसा आज कहाँ बना। तो ये बात ध्यान देना है। वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के थीम को पकड़ना है और थीम के साथ चलना है, क्योंकि रिजल्ट उसी से मिलना है हमको। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में कंटिन्यू हमने आपको शेयर कर लिया हुआ है। उसी पर आधारित एक क्वेश्चन से मेरा मन किया है कि मैं आज करूं, मेरे मन में आ रही थी बात। तो आइए उस सवाल को ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक डायरेक्शन है, यह भी एक डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को आप मान लीजिए कि एक रोड है। ये क्या है? एक रोड है। और इस रोड पर एक बस चल रही है या छोटी सी कार दौड़ रही है, और वो कार एक्चुअली स्टार्ट किया है चलना यहां से। हम मानते हैं कि उन्होंने जर्नी यहां से स्टार्ट करा और यहां से किसी पॉइंट ए पर आने के बाद वो इस डायरेक्शन में चला गया। और इस डायरेक्शन में जब वो गया है तो इस डायरेक्शन में यहां आकर के आप इसको समझ लें कि ये ग्राउंड पर की स्थिति है। आप ये ना समझें कि ये हवा में है। मैं ग्राउंड पर ही एक्स और वाई एक्सिस, नॉर्थ और ईस्ट के रिगार्डिंग में बना पा रहा हूं। ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपका नॉर्थ है। यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाकर और यहां आकर के ये कार स्टॉप कर गया। स्टार्ट यहां से है, स्टार्ट यहां से है और यहां आकर के स्टॉप कर गया। ये मान के चलते हैं कि 500 मीटर की ये रही होगी। और यहाँ जो है, आप यहाँ जब पहुंचे हैं तो ये भी मान लेते हैं कि 200 या कि 400 मीटर में मान लेता हूँ कि 400 मीटर आप इस डायरेक्शन में जा करके और तब आप यहाँ स्टॉप किए हैं, तब आप यहाँ आप रुके हैं। तो पूछा गया कि बता दीजिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस कार ने और इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप चाहें तो सवाल को ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आइए, जब आप इसको कोशिश करेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, क्यों नहीं होगा। तो डिस्टेंस में तो कोई लॉजिक चलता नहीं है। डिस्टेंस इज ओनली द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। तो 500 प्लस 400, आपको कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो 500 प्लस 400 कर दीजिए। और ये मीटर में डिस्टेंस तो आपने ले आया 900 मीटर। और ये एक आंसर है भी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने आपको सिखाया था कि जब डिस्प्लेसमेंट सीखना हो तो इनिशियल से फाइनल को सीधा आप मिलाओ। then this is what? This is displacement vector। क्लियर है ना। अब करें क्या, हाउ टू कैलकुलेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिखाया हुआ है हर चीज कि आपका ये कंपोनेंट x में आएगा और ये कंपोनेंट क्या जाएगा, ये वाला कंपोनेंट किस में जाएगा, y में जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं। तो मैं देखियो, इसको मैं लिख रहा हूं ये 400 cos थीटा और इसको मैं लिख रहा हूं 400 साइन थीटा। 400 साइन 60 लिखता हूं और इसको 400 cos 60 लिख रहा हूं। और अब मैं देखिए डिस्प्लेसमेंट लिख कैसे रहा हूं, आपको भी ऐसे लिखना है। 500 के साथ आप आई लगाएंगे, 500 आई वेक्टर और प्लस ये देखिए 400 cos 60 डिग्री
इसके साथ भी आई वेक्टर एंड प्लस 400 साइन 60 डिग्री और इसके साथ जे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आपकी मर्जी हो कि मैं दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लूं तो 500 एंड 400 cos 60 को एक साथ, ऐसे भी तो वही करना पड़ेगा। 500 एंड प्लस 400 cos 60 डिग्री के साथ ओवरऑल तो आई आ ही रहा है और प्लस 400 साइन 60 डिग्री के साथ जे आ रहा है। हो गया। आप चाहें इसका तो कैलकुलेशन करना, कितना cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये इक्वल टू हो जाएगा 500 एंड प्लस 200, यानी एक ही साथ लिख देते हैं 700, ये हो जाएगा 700 आई वेक्टर और प्लस 400 और इंटू √3/2 करेंगे जे के साथ, तो ये कट के कितना हो जाएगा, तो 700 आई वेक्टर और प्लस 200 √3 इसके साथ जे वेक्टर। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आ गया तो आप उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए मॉडुलस साइन के लिए। तो क्या करना होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 700 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 200 √3 इसका स्क्वायर करके और इसको जो भी प्रक्रिया है कर देंगे ऑल प्रोसेस। तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही है एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटी सी बात थी, चूंकि वेक्टर इंप्लीमेंट है और तो आपको वेक्टर बहुत प्यार से सिखाया हुआ था मैंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये काम किया जाए। अब ऐसे मान लेते हैं क्वेश्चन कोई और आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को तो बेटा आप जितना प्रैक्टिस करो ये आपका बेस बनाएगा। ये और भी सवाल से मतलब नहीं, सवाल हम लोग फिजिक्स में क्यों करते हैं, सवाल करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको जैसे चलना है आप वैसे चलें। देखिए मैं एकदम बिल्कुल, हालांकि एक चीज और भी है कि जब कभी भी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब तक तो वो चलेगा, लेकिन जब टाइम ऐड होना शुरू होगा तब चीजें थोड़ी बदलती हुई नजर आती हैं, तो आप उसको महसूस करेंगे। और ये देखिए ओरिजिन है हमारा और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। आप ऐसे चले हैं, ऐसे चले हैं, ऐसे चले हैं, ऐसे इन रास्तों को फॉलो करते हुए आपने अपनी जर्नी समाप्त करी है। ये देखिए एक्स डैश हो गया। आप देख लें डायग्राम पे हर चीज मैंने बताया हुआ, अब सबका वैल्यू मैं दे रहा हूँ। स्टार्ट यहाँ से है तो मान लेते हैं 5, सब मीटर में है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। ये 5 है, ठीक है, और ये एंगल है, मान लेते हैं कि इससे आपने 60 डिग्री कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 15 है, ये 3 है, ये 2 है और ये भी 2 है। इसको आप 1 मान लीजिए, ये 1 है, ठीक है। तो अब हर जगह पर मामला है डिस्टेंस का। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये एंगल 60 डिग्री मैंने लिया, इस एंगल को भी मैं बता रहा हूं, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी मान लेते हैं 45 डिग्री है। और सबका डेटा हमने दिया हुआ है कि ये 1 मीटर का है। आपको पूछा गया कि इस पूरे प्रोसेस में अगर जर्नी ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड फाइनली दिस कम्स टू एट पॉइंट व्हाट ओ, तो आपको पूछा गया कि आप बता दीजिए कि आपके इस पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको तय करना है। मुझे तो लगता है कि अगर मैंने सही ढंग से आपको एजुकेट किया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मामले में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए और डिस्टेंस तो जो भी है आप इसको 5, 10, 5, 15, 2, 17, 15, 32, 3, 35, 1, 36, 2, 38 मीटर ये होना चाहिए डिस्टेंस। तो इस तरह से अब इसी पर इतना ज्यादा मूव करना नहीं है, इसके आसपास बहुत सारे काम हम लोगों ने कर लिए। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा आगे ले चलते हैं थ्योरी को और साथ में प्रॉब्लम का भी
जो लिस्ट है वो हमारे सामने आने वाला है। तो क्या होगा, अब मैं बात करने लगता हूँ स्पीड वेलोसिटी की। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और अब देखेंगे इतना प्यार से जो हम लोगों ने कैलकुलस सीखा है उस कैलकुलस का यूज कैसे करते हैं और किस तरह से अब जेई नीट की प्रॉब्लम हमारे सामने में नाचते हुए नजर आएंगे और किस तरह से हम लोग जो है बड़े बड़े प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे। आइए देखते हैं स्पीड वेलोसिटी। स्पीड को सीधे तौर पर हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो स्पीड जिसको चाल कहते हैं और वेलोसिटी जिसको वेग कहते हैं, ये जान लेते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए अब आता है रोल किसका, टाइम का। अब रोल किसका आ रहा है, टाइम का। तो स्पीड को हम लोग सीधे डिफाइन करते हैं कि ये जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जो कोई पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसी से स्पीड मेजर करते हैं, वही स्पीड कहलाता है। आप देख लें यहां से, सपोज कीजिए ये y है और ये x है और एक बॉडी जो है वो t इक्वल टू 0 पर सपोज कीजिए यहां से चलना शुरू करता है, कोई है ना, और यहां आकर के यह है 50 मीटर सपोज कीजिए चला और इस पर टाइम, अब देखिए टाइम आ गया 10 सेकेंड, ठीक है। अब 50 मीटर यहां से चला ये और टाइम कितना खर्च किया, 10 सेकेंड। स्पीड का वैल्यू सिंपली आपको एकदम बिल्कुल अभी कुछ नहीं है, 50 मीटर और बटा 10 सेकेंड, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और ये क्लियर हो रहा है कि स्पीड जो है वो SI यूनिट इसका कितना है, मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो एक सिंपल सा मैंने आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड बता, पर इतना आसान भी इस तरीके से हम लोगों को सीखना नहीं है। और अब क्या है कि आपको पहले मैंने कहा है कि डिस्टेंस से स्पीड डिफाइन होता है, इसका मतलब स्पीड भी क्या है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये डिस्टेंस जो वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर होगा। तो ये सब क्वालिटी जानिए, प्रॉब्लम पर तो अभी और भी बात करेंगे। तो स्पीड आपका स्केलर है ना, और ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, पाथ डिपेंडेंट। और जो खूबसूरत चीज है वो क्या है, वो मैं बताऊं आपको, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेवर नेगेटिव। ये सब ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ये सब समझना है। ये नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो हो सकता है। SI यूनिट इसका आपको मीटर पर सेकेंड है, SI यूनिट जाएंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अगर CGS जाएंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर FPS जाएंगे तो फीट पर सेकेंड। तो जनरली आपको मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड ही ज्यादा रन करेगा, और ये फीट पर सेकेंड उतना ज्यादा पॉपुलर अब नहीं है। प्रॉब्लम भी इस तरह के इस यूनिट में बहुत कम मिलते हैं, तो जो है वो किए जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो स्पीड डिपेंडेंट, स्पीड जो वो पाथ डिपेंडेंट है, स्केलर है, नेवर नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होता, या जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव करेगा तो लेंथ तो वो ट्रेवल करेगा और टाइम ऑलरेडी मेजर हो ही रहा है। तो पर यूनिट टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही स्पीड परिभाषित होगा, उसी से स्पीड डिफाइन होगा। इसमें इसमें कोई बहुत बड़ा थोड़ी है बात। अब आइए देखते हैं, स्पीड के वैरायटीज में बहुत ज्यादा नहीं, हम दो स्पीड की बात करेंगे, है ना, वो 9 वगैरह के लेवल में, या अगर आप लोकल बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारा वैरायटी स्पीड का बताएगा, उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों को। स्पीड बेसिकली जो देखे अगर हम लोग, तो स्पीड का पहला क्वालिटी है एवरेज स्पीड, जिस पर हम लोग सारा काम करते रहते हैं। एवरेज स्पीड पहला यूजफुल टाइप है इसका, और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और तीसरा है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ये स्पीड के मामले में ये बहुत बड़का दिक्कत नहीं करेगा, नॉन यूनिफॉर्म। वेक्टर आएगा तो उस पर वेलोसिटी आएगा तो चर्चा होगी, नॉन यूनिफॉर्म। पर एक चीज हमेशा समझना है,
1D मोशन में हम काम कर रहे हैं। तो 1D मोशन में काम कर रहे हैं तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अपनापन होने के चलते, कि 1D मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैथमेटिकल फॉर्म, और हालांकि क्वांटिटी के हिसाब से तो एक वेक्टर होगा दूसरा स्केलर होगा, लेकिन व्यवहार के तौर पर अगर कह दे जनरली तो दोनों का सब कुछ सेम रहता है, तब तक जब तक उसके मोशन का डायरेक्शन न बदले। डायरेक्शन चेंज होने पर थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, परेशानी से तो खेलने के लिए हम लोग बने ही हैं। तो अब सीधे बात करते हैं एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पर तो बात करेंगे। तो ये जो हमारा एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे जान सकते हैं? एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो इसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है? एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास तैयारी है कि ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो अभी मैं पिक्चर में आपको दिखाने वाला हूं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। अब आपके मन में होगा सर ये क्या है टाइम टेकन, सर इसको कैसे दिखाएं? एकदम बिल्कुल देखेंगे हम लोग कि जैसे मैं आपके लिए एक शुरू करता हूं। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट लिया, और आप ही हैं या हम ही हैं, कोई भी है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट किए, यहाँ चले, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, इधर आए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, और यहाँ आकर के आप रुक गए। अब देखिए कैसे हम लोग इसमें अपना फिजिक्स देखते हैं और कैसे हम लोग इसमें अपना स्पीड देखते हैं, वो भी एवरेज वैल्यू। सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, और एम हो गया। इसमें चले, मान लेते x1, इसमें चले x2, एकदम आप चलते जाइए। इसमें आप x3 डिस्टेंस चले, इसमें आप x4 चले, इसमें आप x5 चले, इसमें x6 चले, और ये x7 जब चले, इस पर टाइम आपने t1 खर्च करा, इसमें t2 खर्च करा, इसमें t3 खर्च करा, इसमें t4, इसमें t5, इसमें t6, और इसमें t7। तो टोटल जर्नी में आपका कितना डिस्टेंस कैरी हुआ है, कितना चले हैं आप देखिए। इस डायग्राम को भी देखिए, डायरेक्शन परफेक्ट नहीं है, जिधर मन उधर आपने बिल्कुल रेंडमली दिया है, और सब में टाइम खर्च हुआ, और एक स्लॉट में टाइम t1, दूसरे में t2, इस तरह से। तो यहां जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेशन के साथ, टाइम कैलकुलेशन के साथ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहां पर जब स्पीड काउंट करेंगे तो वो एवरेज स्पीड ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इसीलिए भी एवरेज, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, या आप ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी एवरेज सीधा लिख दीजिए। भी एवरेज यानी एवरेज स्पीड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 एंड डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 से लेकर के कहां तक, t7 तक। बस हो गया, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और चाहे तो इस पर हम लोग सवाल कर सकते हैं। मान लेते कि 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, ये मीटर, वो मीटर, वो मीटर आया, कोई दिक्कत नहीं है। सबको मैंने जोड़ दिया, और टोटल टाइम जितना खर्च हुआ हर सेगमेंट में, तो उसको कैलकुलेट करके, मैंने काउंट करके डिवाइड कर दिए हम लोग, तो हमको एवरेज स्पीड आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको जल्दी फटाफट पॉज करके और इसको आप नोट करेंगे। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए आपको मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में, बाद में यही चीज आपको बोरिंग लगेगा। अब मैं इसको बढ़ता हूं, अब आपको लेकर के इस स्पीड के दूसरे वैरायटीज का नाम आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड रखा है। वो क्या होता है, अब आइए आपको पता पड़ेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है।
इंस्टेंटेनियस स्पीड ही जनरली स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको आप अगर इसकी हिंदी जानना चाहें तो क्षणिक चाल है। स्पीड एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, यानी इसको अगर बेसिकली जानना चाहें तो स्पीड एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोग इंस्टेंट, और इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल लिखा जाता है इसके साथ। अभी एकदम हर चीजें नई नई आने आ रही है, तो आपको पहले शब्दों को, वर्ड्स के मीनिंग को समझिए। वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल को हम लोग जनरली डीटी से दिखाते हैं। या रुकिए मैं इसको मैं दिखाता हूं, यही है डीटी, जो आपको मैंने डिफरेंशिएशन में डी एक्स डी टी सब बताया था ना मैंने, ये वही वाला डीटी है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल का मतलब जितना शॉर्ट आप सोच सकें। पलक को उठाइए गिराइए, पलक को उठाइए गिराइए, दिस इज डीटी। तो वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम लोग इसको लेते हैं। अब आइए इसको समझते हैं कि ये अगर आएगा तो कैसे आएगा, देखा जाए। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। अगर मैं यहां अपना ओरिजिन रखता हूं, देखा जाए एकदम खूब बेहतर समझना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अब आ गया है समझने का दौर, क्योंकि एक से एक कंफ्यूजन वाले चीज आ सकते हैं। यहां से ए से यह जो आपका बॉल है, यह बॉल ए से चल करके बी पर गया है, और जब यहां पर ये था तो ओरिजिन से इसका जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो x1 था, और ये मैं मानता हूं कि t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पोजिशन है ये हमारा ओरिजिन। तो ये एनी टाइम t1 पर यहाँ था। जब मैंने इसको देखा था यहाँ, तो टाइम मैं मेजरमेंट यहाँ से करता हूं, तो यहाँ का टाइम मैंने इसको मान लिया कि किसी टाइम t1 पर आप वहां थे। जैसे मैं यहाँ से टाइम मेजर कर रहा हूँ, और मैंने जब देखा किसी दूसरे बॉडी को, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं ओरिजिन हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे में सेट है, और मैं अचानक देखता हूं कि एक वस्तु यहां पर खड़ी है, और अब ये वस्तु जब यहां पर खड़ी है, तो जब मैंने देखा तो एनी टाइम t1 पर मैंने इसको पाया यहां पर, और जब यहां से ये चलना शुरू किया है, ठीक है, और यहां चला गया, तो मेरे से पहली वाली दूरी इसकी x1 थी, और मैंने यहां से जब मापा तो वो x2, और किसी टाइम t1 पर यहां और किसी टाइम t2 पर वहां, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि चलिए टाइम t1 पर यहां पाए गए आप, और टाइम t2 जब हुआ तो आप x2 पर पाए गए, और ये x2 कहां से है, ये x2 यहीं से मेजर किया गया है, आप यहां पाए गए हैं। और उस समय में जब आप यहां पाए गए थे, तो उस समय में आपका जो टाइम स्पेंड हुआ था, जो मैंने काउंट किया, वो टाइम t2 था। तो t1 टाइम पर आप x1 पर पाए गए, और t2 टाइम पर आप x2 पर पाए गए। लेकिन आप तो चले हैं a से b पर, आपकी जो जर्नी हुई है वो तो a से b पर हुई है। जब a से b पर आप चले हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। कहते हैं द इफ द या द बॉल, ये जो बॉल है ना, द बॉल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर वो मूव किया, इसीलिए एवरेज डिस्टेंस जो इसका होगा, ये होगा x2 माइनस x1 के बराबर। ये होगा कितना, x2 माइनस x1, और इसी को मैं डेल्टा x बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा x बोलता हूं। यही कहलाता है एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ये जो चेंज है ना पोजीशन का, वो मेजरेबल है, काउंटेबल है।
तो एवरी काउंटेबल वैल्यूज जब ये डिफरेंस से आता है तो उसको हम लोग एक एवरेज लेकर के चलते हैं, एक औसत मान वैल्यू लेकर के चलते हैं। एंड एवरेज टाइम जो आपका होगा, ये एवरेज टाइम होगा T2 एंड माइनस T1, जिसे हम डेल्टा टी कहने वाले हैं। बहुत बढ़िया, सो वेल एंड सो गुड। इसीलिए भी एवरेज का वैल्यू आएगा डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी के बराबर। अब बात चलती है यहां से कि जब कहते इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब ये टाइम इंटरवल जीरो पर पहुंचता है, मतलब कहने का क्या हुआ, अब देखिए आ रहा है मामला, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट हम चर्चा करते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, यही हो जाता है बच्चा डी एक्स बाय डी टी। और ये जो डी एक्स बाय डी टी है, आपको तो पता है कि एवरेज स्पीड का वैल्यू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, पर ये बहुत छोटा होने पर यही हो जाता है भी इंस्टेंटेनियस। इसी को हम लोग डी एक्स बाय डी टी कहते हैं। और जो रन करेगा, अब आप समझ लें, अगर डिस्टेंस टाइम रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू लानी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो किसी खास टाइम पर होगा, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? आपको तुरंत अभी मैं एक सवाल लेकर के कर रहा हूं। आपको यहां तक अगर समझ में चीजें बहुत बेहतर तरीके से आ गई है तो ज्यादा हैरान परेशान नहीं होना है। सवाल मैं उठाता हूं और सवाल से आपकी मुलाकात करवाता हूं आपको। अब वो जो चीज मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने सीखा, और कुछ बच्चों ने लाइटली लिया हुआ है इसको, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि अपनी खेती अलग तरीके की है, और जिस खेती के विषय में अभी आपको वो एहसास नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो ये पता है कि हमारा बच्चा फिजिक्स को कितना तवज्जो और कितना बेहतर समझ रहा है, सीख रहा है। और सबसे तो बड़ी बात ये है कि अभी वो हवाई फायरिंग दे रहा है, अभी उसको बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये करेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, कोई काम नहीं देगा। लास्ट में फिजिक्स सीखने के लिए समूचे दुनिया से, समूचे माहौल से जब बच्चा थकता है तो इसी प्लेटफॉर्म पर आता है और वही यहीं से फिजिक्स को सीख करके जाता है। जहां आप आज बैठे हैं, जो चीज सीखने के लिए आज आप तैयार हो रहे हैं, ऐसे बहुत लंबे सेशन को हम लोगों ने झेला हुआ है और बहुत लंबे करियर रहे हैं हम लोगों के। हमारे पर्सनल और की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आपकी क्या मनोदशा अभी होगी, रही होगी, क्या मेंटलिटी रहा होगा आपका, वो मुझे खूब अच्छे तरीके से पता है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा अलर्ट करता हूं कि थोड़ी गंभीरता, थोड़ी स्थिरता लाइए। एक सवाल मैं लेता हूं, एक छोटा सा सवाल मैं लेता हूं कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन is as follows. Distance time relation is as follows, where, रहने दीजिए, पहले देख ही लेते हैं। सपोज कीजिए कि x इक्वल टू है हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 3, वेयर, अब यहाँ पे बता देते हैं कि t इन सेकेंड, एंड किस तरह से सवाल तैयार होता देखिए, एंड x in meter, then find average speed at t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। देखिए क्या, एक नंबर में, और दूसरे नंबर में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, आपकी मर्जी है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड जब चाहें तो आप कर सकते हैं। अब दोनों के कैलकुलेशन में कितना बड़ा अंतर होगा ये देख लीजिए।
कि जब आप देखिए सॉल्व करना आपको है, आप चाहते हैं करना तो कीजिए, नहीं तो आइए सॉल्यूशन हमसे लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि मुझे देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन है, क्योंकि ये जो चलेगा पार्टिकल टाइम के साथ तभी वो डिस्टेंस बनेगा, इसलिए जनरली डिस्टेंस टाइम रिलेशन लिख दिया, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन होता है। तो रहने दीजिए, अब उसमें क्या करना है, पोजीशन टाइम लिख दीजिए, पोजिशनल टाइम लिखिए ना, क्या दिक्कत है, पोजीशन टाइम रिलेशन है ना, पोजीशन चेंज करेगा तब ना, पोजीशन टाइम रिलेशन इज एज फॉलोज, ये समथिंग है, एक्स को मीटर में मापा है, टी को टाइम सेकेंड में मापा है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले पहला पोजीशन इसका t इक्वल टू 0 पर जो होगा वो x1 मिलेगा हमको, एट t इक्वल टू 0 क्या मिलने वाला है, x1 मिलेगा। मतलब पहला, जैसे आपको मैंने अभी बताया था ना 2 मिनट पहले कि एवरेज के लिए x पहला और दूसरा ये कहां से स्टार्ट किए हैं, तो स्टार्ट तो पता चलना चाहिए ना, और कहां पर आपका ये t इक्वल टू 0 की स्थिति होगी और ये t इक्वल टू 3 सेकेंड की स्थिति होगी। तो ये तो पता पड़ना चाहिए कि ए पर हम कब थे तो क्या स्थिति थी और बी पर थे तो क्या स्थिति थी। तो मैं, और ऑरिजिन हो सकता है कहीं यहाँ हो, x इक्वल टू 0 कहीं और हो। आपको तो मैंने बताया कि हम फ्रेश x1 और फ्रेश x2 की बात करते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। तो x1 पर क्या होगा, इसमें डालिए, जब x1 t0 डालेंगे तो ये खत्म, कितना होगा, 3 मीटर होगा। देखिए हम मतलब 3 मीटर पर हैं, और जब मुझे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर मुझे x2 मिलने वाला है, तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 3, ये मीटर है मेरा फाइनल। 3 तिहाई 9 चौक 36 हो गया, माइनस 5 तिहाई 15 और प्लस 3 36, 3 39, 39 माइनस 15 कितना होगा, डेल्टा एक्स का, सॉरी x2 का वैल्यू आ रहा है कितना मेरे, 36, 3 39, 39 माइनस 15, 39 माइनस 15 मीटर जब करता हूं तो मुझे आता है 9 में 5 घट गया 4 और 3 में 1 घट गया तो 24 मीटर। क्लियर है। इसीलिए भी एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बटा T2 माइनस T1, या इसी को आप डेल्टा x बाय डेल्टा t कहते हैं। अब देखिए x2 है कितना 24 और x1 है कितना आपको 3, एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। सो 24 में से 3 घट गया तो 21 और बटा 3 मीटर पर सेकेंड। आपको पता ही है 7 टाइम जाएगा, सो 7 मीटर पर सेकेंड ये आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वैल्यू आ गया हमारे पास। ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड को। और जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, उसके लिए भी आप चिंता न करें। आइए मैं उसकी बात करता हूं, मैं इधर से इरेज करना चाहता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। आइए, जब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेशन की बात करनी होती है, देखिए कैसे फिजिक्स एकदम तुरंत हमारे साथ कनेक्ट हो गया, सॉरी ये मैथमेटिक्स। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के मामले में कैसे हम लोग बढ़ते हैं देखा जाए। सबसे पहले इस इक्वेशन को लाइए प्लेटफॉर्म पर, x इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 3, और आपको पता है कि भी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये होता है dx बाय dt। मतलब इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तब हमें एक इक्वेशन मिलेगा, एक है ना, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो आपको मैंने सिखाया हुआ था कि dx बाय dt इक्वल टू 4 दूनी 4 इंटू 2, और ये टी स्क्वायर का होगा, टी एक पावर घटेगा, और माइनस 5, और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो खत्म, इसका डिफरेंशिएशन टी का 0 हो जाएगा। 1 पावर है ही तो 1 में से 1 घटा 0 हुआ। याद रखिए, जिसको याद नहीं है
वाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, वाई बराबर जब एक्स तो डी वाई बाई एक्स टू दी पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स। आप फॉर्मूला याद कीजिए, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, वही कहानी चलता है ना। और उसी का यूज हमने भी किया। अब कितना होगा, 8t माइनस 5, ये हो गया आपको जनरल वैल्यू किसका, ये आ गया भी इंस्टेंटेनियस का जनरल वैल्यू 8t माइनस 5, ठीक है। अब लेकिन ध्यान देना है कि अगर t इक्वल टू 0 आप लेते हैं, यहां देखिए t इक्वल टू 0 आप लेते हैं, सॉरी -5 किधर से आ गया भैया, अच्छा हाँ -5 है, तो t इक्वल टू 0 पर आप लेते हैं तो देखिए स्पीड का वैल्यू आपको नेगेटिव आ रहा है, यानी t इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। मैंने इसे रेंडमली इक्वेशन दिया हुआ है, इसीलिए जा चलो ठीक है, इसको मैं 5 ही कर लेता हूं, मैंने उसको छोड़ दीजिए, मैं 5 करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सवाल आपका पहले माइनस पर आया हुआ है। चलिए, तो t इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और स्पीड नेगेटिव नहीं, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर आपका ये क्या है, वैलिड नहीं है स्पीड मेजरमेंट। लेकिन जब t इक्वल टू 1 लेते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आ जाएगा ये आपको, है ना। ये एवरेज है ना, ये इंस्टेंटेनियस में जाएंगे तो ये दोनों ही 1 और 3 चलेगा, तो क्या होगा बताइए, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर v का वैल्यू कितना आएगा, 8 में से 1 गया तो 8 में से 5 गया तो 3 मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं आया, 1 सेकेंड पर आपका आपका ये जनरल वैल्यू है 8t माइनस 5। अब इसमें वैल्यू डालते चलिए, जो जो टाइम आप डालेंगे उस टाइम पर यह जो है अपना क्या देता चला जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू देता चला जाएगा। तो सवाल चूंकि रेंडमली लिया गया था, तो लिया गया उसमें ये चीज कैलकुलेशन के बाद ही पता पड़ा कि t इक्वल टू 0 पर आपके पास वो स्पीड का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मतलब वहां वो मैथमेटिकली वैलिड नहीं है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव होता नहीं है, और हमने t इक्वल टू 0 ला करके देखा तो मुझे पता पड़ा, इसीलिए t इक्वल टू 1 सेकेंड से ही आगे बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, उसके बाद जहां जाना है वहां जाएंगे। सो यह एक तरह का नसीहत भी देता है कि कभी कभी आपके मन में होगा कि हम में स्पीड का मामला है, चलो कोई बात नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स है, मेरा कैलकुलस है, जी नहीं, लॉजिकली भी हमें समझना पड़ता है। जब हमारे दिमाग मेरे पास है, तर्क है, लॉजिक है, डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, तो अनहोनी कभी नहीं होना चाहिए। आपका सवाल तैयार होता है, हमने तो रेंडमली दिया, मुझे कोई ये नहीं था कि मतलब कोई बुक से या नीट के उससे या किसी बुक से, मैं रेंडमली दिया। रेंडमली सवाल देने पर ही नई बातें सीखने का मौका मिलता है। जो सवाल प्री प्लान्ड होता है, वो प्री प्लान में कहीं कोई कंफ्यूजन की संभावना नहीं है, वो ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ, पर मैंने ऐसे रेंडमली उठाया, और मैं अक्सर ऐसा करता हूं ताकि एक्चुअल जो मेरिट है आपके अंदर वो आपका जगे, हर स्टेप को क्लियरली समझें, स्पीड की परिभाषा, डिस्टेंस, ये सभी अलाउ करता है कि स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ हम नेगेटिव इंस्टेंटेनियस हम लाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उस टाइम फैक्टर पर, उस टाइम फ्रेम में वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यही रखता हूं, आपको मैंने स्पीड ही सिर्फ आज बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी पर काम करेंगे, और वेलोसिटी पर काम करने के बाद स्पीड वेलोसिटी का जो डिफरेंस है उसकी चर्चा अपने आप क्लियर वे में समझ में आ जाएगा आपको। और दूसरी बात, जो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन जो 7th क्लास से आप पढ़ते आते हैं, S इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की जो वो पहली कहानी है उस पर चर्चा करेंगे। और एरोडोब के सवाल के साथ पहली बार काइनेमेटिक्स में हम आपसे मिलने वाले हैं। तो आप आइए, वीडियो को देखिए, सर जज कीजिए, मेहनत कीजिए, जज क्या करना है, मेहनत करना है, और एकदम ये अपना प्लेटफॉर्म है, अपने अंदाज के टीचर हैं, अपनी भाषा के टीचर हैं, क्या निराला है रिलेशन हमारे आपके बीच का, कोई नया थोड़ी नहीं। तो इसको कंटिन्यू करके आगे मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।